ये स्टूडेंट्स देखिए, ऑनर फंड जो आपका बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस के टू सोर्सेज है, ऑनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड। ठीक है, वी डिस्कस ऑनर फंड। ऑनर फंड में वेरियस सोर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इक्विटी शेयर्स, सेकंड आता है आपका प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद थर्ड आपका आता है रिटेन अर्निंग, चौथा आता है आपका जीडीआर जिसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। ये चार सोर्स हम आपकी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका जो ओनर फंड का फिफ्थ सोर्स है जिसको एडीआर कहा जाता है, एडीआर की फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और इसके बाद एक लास्ट बचता है आईडीआर जिसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। उसके बाद हमारा ऑनर फंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आता है एडीआर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द एडीआर। कहते हैं एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर, फॉरेन का मतलब सिर्फ अमेरिका में, जब कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर इशू करती है तो उसको एडीआर कहा जाता है, ओनली और ओनली अमेरिका। समझ आ गया, क्योंकि जीडीआर में मैंने कल आपको समझाया था, जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है, चाहे वो किसी भी फॉरेन कंट्री में शेयर इशू कर रही है, तो उसको जीडीआर कहा जाता है। लेकिन जब एक इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में शेयर इशू करती है, ओनली और ओनली अमेरिका की बात की गई है, तो उसको क्या बोला जाता है, एडीआर बोला जाता है। लेकिन एक इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर तब इशू कर सकती है जब हमारी इंडियन कंपनी के मैंने अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड करा रखा है। अगर हमने अपनी कंपनी के शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में हमने रजिस्टर्ड नहीं करा रखे तो हम अमेरिका में शेयर इशू नहीं कर सकते। और अगर हम जीडीआर भी इशू करते हैं तो जीडीआर के लिए भी यही कंडीशन होती है। जीडीआर के लिए भी सेम कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्री में शेयर इशू करते हैं तो हमारी कंपनी के शेयर्स उस फॉरेन कंट्री के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने जरूरी है। तो ये आपका एडीआर है। जब भी कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर इशू करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। उसके बाद इसके फीचर्स बता रखे हैं। कहता है इसमें लिखा हुआ है एडीआर लिस्टेड इन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, कि जब भी हम अमेरिका में शेयर इशू करते हैं तो हमारी कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पहले वो अपनी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड कराए। कल के लेक्चर में भी मैंने बच्चों को समझाया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जब कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी आपके पैसे को पूरी लाइफ रिटर्न नहीं करती है, क्योंकि अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दी तो कंपनी आपके पैसे को पूरी लाइफ वापस नहीं करती है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आप कौन से मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करते हो। वो आपका मार्केट कौन सा होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। उस सेकेंडरी मार्केट को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। उस सेकेंडरी मार्केट को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब कहते हैं हमारे इंडिया में भी 24 स्टॉक एक्सचेंज है। हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में हम अपनी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड कराते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज पहले उस कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी हर स्टॉक एक्सचेंज की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी का नाम अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है आपकी जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो इतना होना चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, आपकी एसेट्स इतनी होनी चाहिए। अगर ये सब उतनी है तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करने के लिए एग्री हो जाता है, अदरवाइज नहीं करता। बहुत सारे हैं, किसी में भी कर सकते हो। हमारे इंडिया का जो टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उसके बाद आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, NSE। ठीक है, तो हर कोई कंपनी चाहती है कि मैं टॉप के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स रजिस्टर्ड कराऊँ, क्योंकि टॉप में अगर मेरे रजिस्टर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली मेरी कंपनी की रैपो भी बढ़ जाती है। और हर कंपनी चाहती है कि मैं किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से ही अपने शेयर्स क्या करूँ, परचेज एंड सेल करूँ। और वैसे तो आजकल मैंडेटरी कर दिया हर कंपनी के लिए कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने से पहले अपनी कंपनी के शेयर्स किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराए, रजिस्टर्ड कराए। ठीक है, तो अगर हम अमेरिका में शेयर इशू करते हैं तो उस कंपनी, जो भी कंपनी अमेरिका में शेयर इशू कर रही है, उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपने शेयर्स क्या कराए,
लिस्टिंग कराए, रजिस्टर कराए, उसके बाद वो अमेरिका में शेयर इशू कर सकती है। पहली फीचर्स 1 ADR इज इक्वल टू कितने शेयर्स होते हैं? 2 शेयर्स होते हैं। कल 1 GDR भी कितने शेयर्स होते हैं? 2 शेयर्स होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई $1 इंडियन कितने रुपीज के बराबर होता है? $1 जो है वो कितने रुपीज के बराबर है? सेम यही है, 1 जो ADR होता है वो 2 शेयर्स के इक्वल होता है। ADR कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। देखो इसमें क्या रखा है, ADR होल्डर को वोट देने का राइट नहीं होता। अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर हम खुद खरीदते हैं तो हम तो ओनर बन जाते हैं, हमें वोट देने का राइट है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है, डिसीजन मेकिंग में हमारा राइट है, सब कुछ हमारा राइट है। लेकिन जो ADR होल्डर होते हैं उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई ADR होल्डर ये चाहता है कि मुझे वोट देने का राइट भी मिले, अगर कोई ADR होल्डर ये चाहता है कि मुझे वोट देने का राइट भी मिले, तो उस केस में ADR कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। इसका मतलब आप अपने ADR को किस में कन्वर्ट करो? शेयर में। यानी ये ऑप्शन भी होता है ADR होल्डर के पास कि वो अपने ADR को चाहे तो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शेयर में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक जस्ट नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे। इट मीन्स आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग में भी आपका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर आपने अपने ADR को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यू आर आल्सो बिकम द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को जो राइट है वो सारे राइट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कहते हैं डिविडेंड सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स, यानी ADR होल्डर को वैसे ही डिविडेंड मिलता है। जो ADR होल्डर होता है उसको डिविडेंड वैसे ही मिलेगा जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है। समझ आ गया? क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट अगर हमारी कंपनी को होता है तो प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। जस्ट लाइक एज ADR होल्डर को भी शेयर होल्डर्स की तरह डिविडेंड प्रोवाइड किया जा सकता है। ADR आर इन US डॉलर डिनोमिनेशन होता है, यानी जो ADR होता है वो किस में डिनोमिनेट होते हैं? वो डॉलर में होते हैं। जैसे हमारे जो शेयर्स होते हैं वो किस में डिनोमिनेट होते हैं? वो रुपीज में होते हैं। क्योंकि शेयर्स अगर हमने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं तो हमें शेयर्स का जो डिविडेंड मिलता है, जो मेहनताना मिलता है, वो किस में मिलता है? रुपीज में होता है। शेयर्स को हम मेजर किस में करते हैं? रुपीज में करते हैं। सेम ऐसे ही ADR हो चाहे आपका GDR हो, उसको US डॉलर में क्या किया जाता है? डिनोमिनेट किया जाता है। ये थी इसकी फीचर्स। उसके बाद आता है कि हम ADR को इशू कैसे करते हैं। अगर एक मान लो कोई भी कंपनी है ADR इशू करना चाह रही है तो ADR को इशू कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हम शेयर इशू करना चाहते हैं तो शेयर कैसे इशू करते हैं? शेयर आप क्या करोगे भाई, कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस बनवाएगी कंपनी। पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, इंटरेस्टेड पर्सन जो भी पर्सन खरीदना चाहता है कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदेगा। प्रोस्पेक्टस के पीछे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करेगा और शेयर खरीदने के लिए कंपनी के पास अप्लाई कर देगा। बहुत सारे लोग कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। एक फिक्स डेट को कंपनी क्या करती है? सारी एप्लीकेशंस को ओपन करके देखते हैं कितनी एप्लीकेशंस मेरे पास आई है। फिर कंपनी को शेयर अलॉटमेंट का काम करती है। अलॉटमेंट जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट करेगा ऑल दीस पर्सन इज आल्सो बिकम द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर कंपनी उसे जब एप्लीकेशन भेजी थी उन लोगों ने तो कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया था। फिर जब उनको शेयर अलॉट करे उस टाइम भी कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया। फिर कंपनी कुछ पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी मंगवा देती है। ये इंडियन मार्केट में शेयर इशू करने का मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हमें इंडियन मार्केट का शेयर इशू मेथड नहीं पढ़ना। हमें अगर मान लो हमारी कंपनी अमेरिका में शेयर इशू करती है तो वो क्या मेथड फॉलो करेगी, क्या प्रोसेस फॉलो करेगी? इट्स क्लियर? सबसे पहले इशूइंग कंपनी है जो अमेरिका में शेयर इशू करना चाहती है, चाहे फॉर एग्जांपल है रिलायंस कंपनी है, वो तो यहाँ इशूइंग कंपनी का मतलब रिलायंस कंपनी या कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करना चाह रही है, सबसे पहले वो शेयर अपने किसको देती है? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। DCB का मतलब क्या होता है? इशूइंग कंपनी अपने शेयर सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देती है। ये हमारे इंडियन का बैंक होता है। इंडिया का बैंक है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक का मतलब हमारा घरेलू बैंक है। डोमेस्टिक कस्टोडियन वो शेयर किसको देता है? ADB को, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक। अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक का मतलब अमेरिका के बैंक को देगा और अमेरिका वाला जो बैंक है वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को क्या कर देगा? शेयर इशू कर देगा। यानी अगर हमें अमेरिका में शेयर इशू करने हैं तो हमारी कंपनी डायरेक्ट अमेरिका में शेयर इशू नहीं कर सकती है। हमारी कंपनी सबसे पहले अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को शेयर इशू करेगी।
फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अमेरिका के जो एडीबी बैंक होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है, उसको शेयर इशू करेगा। और उसके बाद एडीबी किसको करेगा, अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो शेयर परचेज करना चाहते हैं, जो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको शेयर इशू कर देता है, तो वो हमारे इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो ये थी अमेरिका में शेयर इशू करने की प्रोसेस। उसके बाद आता है कि जब हम एडीआर इशू करते हैं, जब भी हमारी इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट आपके वही है जो जीडीआर के थे, बेनिफिट आपके वही है जो जीडीआर के बेनिफिट है, ठीक है। सेम पॉइंट्स है 6 के 6 जो मैंने कल क्लास में डिस्कस किए थे, बट आज कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं तो मैं एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर देती हूँ, अदरवाइज ये ऑलरेडी मैंने कर भी रखे थे, समझ आ रहा, ऑलरेडी मैंने कर रखे थे, कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो अगर हम कोई भी इंडियन कंपनी अगर फॉरेन मार्केट में या फॉरेन इन द सेंस अमेरिका में शेयर इशू करती है तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जिसमें फर्स्ट बेनिफिट यही है कि हमें फॉरेन कैपिटल रिसीव हो जाती है। जब एक इंडियन कंपनी अमेरिका में शेयर इशू करेगी तो डेफिनेटली हमें अमेरिकन डॉलर मिल जाता है, अमेरिकन यानी फॉरेन करेंसी मिलती है, और फॉरेन करेंसी से कहीं ना कहीं हमारी कंपनी का या हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फॉरेन करेंसी मिलती है, पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा। फॉरेन करेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। सेकेंड, मोर लिक्विडिटी। कहता है अमेरिका में अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी शेयर इशू करती है तो हमें लिक्विडिटी क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे शेयर की प्राइस कहीं ना कहीं अमेरिका में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो जब हम अपने शेयर्स को अमेरिका में इशू करेंगे तो उस शेयर के बदले में हमें वहाँ पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि सेम शेयर अगर इंडियन मार्केट में इशू कर रहे हैं तो शेयर का रेट है 50 रुपये, अगर सेम शेयर अगर हम मान लो अमेरिका में इशू करते हैं तो उसी शेयर का रेट वहाँ पर हो जाता है 100 रुपये। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर होता है कैश, कि भाई अगर अमेरिकन मार्केट में वही शेयर्स हम इशू करते हैं तो हमें ज़्यादा कैश मिलता है, और ज़्यादा कैश मिलेगा तो हमें क्या मिलेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है। बिजनेस की लैंग्वेज में लिक्विडिटी का मतलब ओनली और ओनली कैश होता है। हमेशा कल भी मैंने आपको बताया था, कैश, कभी भी लिक्विडिटी का मतलब तरल नहीं होता, या जिसको कहते हैं ना लिक्विड फॉर्म में पानी वानी दूध ये सब लिक्विड है, यहाँ लिक्विडिटी का मतलब पैसा है, सिर्फ कैश। इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी। भाई कोई भी कंपनी अगर फॉरेन में शेयर इशू करेगी, अमेरिका में शेयर इशू करेगी, तो डेफिनेटली अमेरिका में शेयर इशू करने से उस कंपनी की जो रेपो है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। भाई उसकी कंपनी की जो गुडविल है, वो इमेज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरनेशनल बाउंड्री में एंटर कर चुकी होती है। तो अगर एक कंपनी अनदर कंट्री में शेयर इशू करती है तो डेफिनेटली उस कंपनी की रेपो, उसकी इमेज, उसकी गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद आता है लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। सबसे पहले बच्चों को समझना होगा कि फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि शेयर इशू करने पर जो कॉस्ट आती है। फ्लोटिंग कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब शेयर इशू करने की जो कॉस्ट आती है। जैसे आप इंडियन मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने से पहले आपको रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है कि क्या मैं इतने शेयर इशू कर सकती हूँ। परमिशन लेने के बाद आपको प्रोस्पेक्टस बनवाना होता है, कॉमन सील बनवानी होती है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने होते हैं, ये सारा खर्चा आपको क्लियर करना पड़ता है। ब्रोकर्स वगैरह को फीस देनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। तो शेयर इशू करने पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है उसी को फ्लोटिंग कॉस्ट कह रखा है। यहाँ पर कहता है शेयर के कंपैरिजन में एडीआर को इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, क्योंकि वहां पर हमें किसी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या रहता है कि भाई शेयर्स के कंपैरिजन में इफ वी इशू द एडीआर इन अमेरिकन मार्केट देन द फ्लोटेशन कॉस्ट इज आल्सो लेस एज कंपैरिजन ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में अमेरिका में एडीआर इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहती है, कम रहती है। उसके बाद आता है बेटर शेयर प्राइस। कहीं ना कहीं आपकी शेयर की प्राइस अमेरिकन मार्केट में क्या मिलती है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का 10 रुपये का शेयर वहाँ 20 रुपये में सेल हो रहा है, तो आपको अपने शेयर की, अपनी सिक्योरिटीज की अच्छी प्राइस अमेरिकन मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज इन स्कैटर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स। आपके शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाते हैं। स्कैटर्ड मानी फैल जाते हैं दूर दूर तक शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर मान लो आपकी कंपनी ने इंडियन मार्केट के साथ साथ अमेरिका में भी शेयर इशू करे
तो अमेरिका में भी कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा लेवल पर शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड होंगे उतनी कंपनी की में जो रेपो वर्ल्ड वाइड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? यानी पहले कंपनी के शेयर होल्डर सिर्फ इंडियन मार्केट में थे, अब कंपनी के शेयर होल्डर्स फॉरेन मार्केट, अमेरिका, ठीक है, जापान, बहुत सारी कंट्री में कंपनी के शेयर होल्डर्स है। तो इसका मतलब कंपनी की जो इमेज है, रेपो है, वो वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई फॉरेन में शेयर इशू करने से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये था कि जब हम शेयर इशू करते हैं अमेरिका में, ठीक है, तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, चाहे एडीआर है चाहे जीडीआर है, बेनिफिट के पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया एडीआर क्या होता है? बोलो, एडीआर सबको क्लियर है? एडीआर की फीचर्स आपको समझ आ गए? एडीआर इशू करने से पहले आपको सबसे पहले अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को पहले क्या कराओ, लिस्टिंग कराओ, रजिस्टर कराओ। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग का मतलब होता है बेटा कि जब भी हम वहाँ पर शेयर इशू करते हैं तो पहले उस स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड कराना होता है। जब स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कर देगा, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे रजिस्टर नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज की कुछ टर्म्स कंडीशन होती है कि उसी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करोगे जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी, कितनी शेयर होनी चाहिए, कितनी एसेट्स होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए और भी बहुत सारी। अगर आपकी कंपनी उस स्टॉक एक्सचेंज की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी का नाम अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप किसी में भी करवा सकते हो, बहुत सारे होते हैं। 1 ADR 2 शेयर्स होते हैं। जब चाहे आप एडीआर होल्डर अपने एडीआर को शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। इनको वोट देने का राइट नहीं होता, इनको शेयर्स की तरह क्या मिलता है, प्रॉपर डिविडेंड मिलता है। इशू करने की प्रोसेस और ये मैनेज। यहाँ तक किसी को कोई बच्चे को डाउट है तो प्लीज डिस्कस करो। उसके बाद हमारा अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है आइडिया। आइडिया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जो हमारे ओनर फंड का सबसे लास्ट मेथड है। यानी ओनर फंड के वेरियस सोर्स है, वेरियस मेथड्स थे, जो सबसे लास्ट है आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसको आईडीआर कहा जाता है। आईडीआर का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोला जाता है, आईडीआर बोला जाता है। जब भी कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में शेयर इशू करेगी तो उसको क्या बोला जाता है, आईडीआर बोला जाता है। सब बच्चों को मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आईडीआर की क्या है, फीचर्स। क्योंकि अगर मान लो फॉरेन की कंपनी भी चाह रही है ना कि भी कहीं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो उस केस में अगर फॉरेन की कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट में शेयर इशू कर देती है तो बेशक उसको आईडीआर कहा जाता है। लेकिन उस फॉरेन कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है कि वो इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग करवाए, उसके बाद ही वो इंडियन मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। समझ आ गया? सबसे पहले या इसके फीचर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स क्या कराए, लिस्टिंग कराए, तभी वो इंडियन मार्केट में शेयर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। 1 आईडीआर इज इक्वल टू कितने शेयर्स होते हैं, 10 शेयर्स। जैसे 1 जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स, 1 एडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स, लेकिन 1 आईडीआर इज इक्वल टू कितने शेयर्स होते हैं, 10 शेयर्स, ठीक है। और जो हमारा आईडीआर है वो रुपीज डिनोमिनेट होता है। रुपीज में हम उसको डिनोमिनेट करते हैं। इसका मतलब हम उनको शेयर्स को जो डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं, कुछ भी पैसा उनको रिटर्न में देंगे तो वो किस में दिया जाता है, हमेशा रुपीज में।
ठीक है। आईडीआर होल्डर्स को भी, आईडीआर जो होल्डर है उनको भी नो वोटिंग राइट, उनको कोई वोट देने का राइट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आईडीआर को भी हम जब चाहें किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में। आईडीआर कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर, जब चाहे हम आईडीआर को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आईडीआर को, इनको भी डिविडेंड उसी फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड सिमिलर टू शेयर्स, यानी शेयर होल्डर्स की फॉर्म में, यानी जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है ना, तो शेयर होल्डर्स की तरह इनको भी प्रॉपर इनके आईडीआर पर क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको डिविडेंड नहीं दिया जाता, लेकिन जो डिविडेंड दिया जाता है वो रुपीज में दिया जाता है। ठीक है। एक बार इसकी फीचर सुन लो भी ध्यान से। जो आईडीआर होता है वो कोई भी फॉरेन कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। आईडीआर कैन बी लिस्टेड एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, आईडीआर को आप कहीं भी किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा सकते हो। ए सिंगल आईडीआर यानी वन आईडीआर इक्वल टू कितने शेयर्स होता है, 10 शेयर्स होता है। और इसकी क्राइटेरिया डिविडेंड ऑन दैम इज सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स, इनको भी शेयर्स की तरह ही क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। आईडीआर होल्डर को भी वोट देने का राइट ही नहीं होता, और द होल्डर ऑफ आईडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, आईडीआर होल्डर भी जब चाहे अपने शेयर्स को यानी आईडीआर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, और आईडीआर किस में डिनोमिनेट होते हैं, रुपीज में। समझ आ गया। इशूइंग प्रोसेस, इसको कैसे इशू किया जाता है। अगर आप आईडीआर इशू करना चाहते हो तो इशू प्रोसेस क्या है। इशू करने के प्रोसेस में सबसे पहले इशूइंग कंपनी, ये कंपनी इंडियन होगी या फॉरेन होगी, फॉरेन कंपनी। इशूइंग कंपनी सबसे पहले क्या इशू करेगी, ओसीबी। ठीक है। ओसी के बाद ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, फिर ये इंडियन डिपॉजिटरी आईडी, और फिर ये किसको इशू कर देगा, इंडियन इन्वेस्टर्स को। ओसीबी की फुल फॉर्म होती है ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। ये इंडियन डिपॉजिटरी होती है, और ये ऑल ओवर इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा टॉपिक। ये हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, जो 12th में टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में भी होगा। ठीक है। तो ये था आपको इशू करने की प्रोसेस, कि जब भी हम कोई आईडीआर इशू करते हैं तो आईडीआर को कैसे इशू किया जाता है। सबसे पहले एक फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी अपने शेयर वहाँ के फॉरेन के बैंक को देगी, जिसको ओवरसीज कस्टोडियन बैंक कहा जाता है। ठीक है। और ओवरसीज कस्टोडियन बैंक हमारे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देगा, और उस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को इंडियन डिपॉजिटरी कहते हैं। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 डिपॉजिटरी होती है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम ये डिपॉजिटरी क्या है, ये तो आपने बता दिया हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, पर क्वेश्चन आता है मैडम ये डिपॉजिटरी है क्या। डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जस्ट लाइक एज ए बैंक की तरह काम करती है, बट बैंक नहीं होती है। जैसे बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं, सेम ऐसे ही अगर हम शेयर मार्केट में शेयर्स को परचेज एंड सेल करते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। शेयर मार्केट में जब आप शेयर्स को परचेज एंड सेल करोगे, शेयर से डीलिंग करोगे, तो शेयर्स के लिए भी एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम डीमैट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट है, डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटरलाइजेशन। क्या होती है, डीमैटरलाइजेशन। वो डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन कराना होता है, वो डीमैट अकाउंट इस डिपॉजिटरी के पास ओपन कराना होता है। दोनों में से किसी भी डिपॉजिटरी के पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, इट्स क्लियर। लेकिन एक इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा सकता,
तो इसके लिए वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प लेता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? फिर वो एक एजेंट होता है जिसको सेबी हायर करती है और उसका काम यही है, इन्वेस्टर्स का अकाउंट डिपॉजिटरी के पास ओपन कराना और डिपॉजिटरी की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक अवेलेबल कराना। तो किसी भी डिपॉजिटरी के पास हम क्या कर देते हैं, यानी हमारे शेयर्स आ जाते हैं और फिर वो इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर क्या कर देती है, वो डिपॉजिटरी इशू कर देती है। फिर क्वेश्चन आता है कि आईडीआर से क्या एडवांटेजेस है? भाई सबसे पहले तो आईडीआर इशू करने से हमारी कंट्री को क्या फायदा है और जो इशू करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो एडवांटेजेस ऑफ आईडीआर टू इंडियंस, कि इंडियंस को क्या फायदा मिलता है इससे। अगर मान लो कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में शेयर इशू कर रही है तो शेयर इशू करने से इंडियंस को इसका क्या बेनिफिट मिलता है, पहली पॉइंट तो ये आता है। फर्स्ट बेनिफिट में इतना बता रखा है कि भाई एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू इंडियन इन्वेस्टर जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, कि भाई इंडियन जो इन्वेस्टर्स है, इंडियन इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू इन्वेस्ट टू ग्लोबल लेवल। कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स है ना उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपना पैसा चाहे तो ग्लोबल लेवल पर किसी भी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें पहली अपॉर्चुनिटी तो ये मिल जाती है। सेकंड इसमें कहता है कि भाई इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन। ठीक है, अब कहता है वो इंडियन इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे को अब्रॉड ले जाना चाहते हैं उनके लिए किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके इजीली से वो अपने पैसे को अब्रॉड ले जा सकते हैं। ये बात भी करेक्ट है। मेरे पास बहुत पैसा और मुझे अब्रॉड में शिफ्ट होना है, यानी कि कहीं किसी भी फॉरेन कंट्री में मुझे शिफ्ट होना है, तो क्यों ना मैं उस कंट्री की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट होते ही उस कंट्री में इजीली से मेरा पैसा चला जाता है। मुझे उस पैसे को ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और तीसरा जो इंडियन इन्वेस्टर उसको एक बेनिफिट है, इट प्रोवाइडेड न्यू प्रोडक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। कहता है इंडियन स्टॉक मार्केट को नए शेयर्स, नए प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कोई फॉरेन की कंपनियां शेयर इशू करती है तो नए शेयर्स इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। तो एक तो इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इंडियन इन्वेस्टर्स इजीली से अपने पैसे को फॉरेन में क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। और तीसरा इंडियन मार्केट में एक नया शेयर से एक नई सिक्योरिटी भी अवेलेबल हो जाती है। ये इंडियंस को फायदा है। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं कि फॉरेन कंपनी को क्या फायदा है, फॉरेन कंपनी वही है, फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में शेयर इशू करेगी तो फॉरेन कंपनी की भी गुडविल बढ़ जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपने शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। साथ ही साथ कहता है कि उसकी भी रेपो और गुडविल बढ़ रही है। और कहता है इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनी, कहता है उसकी कैपिटल नीड भी कंपनी की फुलफिल हो जाती है, उसकी गुडविल बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड लिस्टिंग फैसिलिटी टू फॉरेन कंपनीज, और फॉरेन कंपनी को इंडिया में शेयर्स लिस्टिंग कराने की भी एक फैसिलिटी मिल जाती है। अगर वो यहाँ शेयर इशू करेगी तो किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या करवाएगी, लिस्टिंग करवाएगी, तो इजीली से उसके शेयर्स क्या हो जाते हैं, लिस्टिंग हो जाते हैं। तो ये इंडियन कंपनी को यानी फॉरेन कंपनी को क्या मिल रहे थे, बेनिफिट मिल रहे थे। ज़्यादा नहीं, आप लोगों को आइडिया है क्या, ज़्यादा भी नहीं तो इतना हर बच्चा याद करेगा आइडिया है क्या। जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर इशू करती है तो उसको आईडीआर कहा जाता है। आईडीआर की फीचर्स हर बच्चे को आनी चाहिए और आईडीआर की प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आईडीआर की प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए कि आईडीआर कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसकी मेरिट्स नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखे तो बच्चा अपने पॉइंट जो से लिख सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है एक पॉइंट बनाना चाहे तो। बाकी मेरिट्स की बजाय जो ज़्यादा मेन प्रॉपर क्वेश्चन है, चाहे जीडीआर का है, चाहे एडीआर का है, चाहे आईडीआर का है, उनका मीनिंग, उनके फीचर्स और उनको इशू करने के प्रोसेस, यहाँ तक का तीनों पॉइंट हर बच्चे को बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हालांकि हमारे पूनम गांधी बुक में तो सिर्फ फीचर्स ही गिवन है और इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया कि बच्चे को ज़्यादा थोड़ी नॉलेज हो, कुछ भूलेगा तो कुछ वो सही तरीके से लिख भी पाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को आइडिया में कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। आगे साइन, बेटा बॉयज में से किसी को कोई डाउट नहीं है?